Hello students, welcome to Mad Educator official YouTube channel. I'm your Mad Educator's mentor for chemistry. Today we are going to explore how the concept of atom developed from its discovery to the identification of subatomic particles like electrons, protons and neutrons. By the end of this class, आपको clear होगा कि atom क्या होता है, as कैसे उसके अंदर छोटी-छोटी particles like electrons, protons, neutrons discover हुए हैं. And all atomic numbers, mass numbers, isotopes, isobars क्या होता है. ओके, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है. चैप्टर नीट और जेई एंड स्टेट बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड्स सब एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कंसेप्ट हर जगह यूज होते हैं, लाइक क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक मॉडल्स. ये सब यहाँ से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे एटम का कंसेप्ट, व्हाट इज एन एटम. ओके, नंबर 2 डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, नंबर 3 डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड नंबर 4 एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स. ओके, और बीच बीच में ना आपसे छोटे छोटे क्विजेस और क्वेश्चंस भी पूछूंगी, क्योंकि सेशन इंटरेक्टिव रहे. ठीक है, तो रेडी हो ना सब? ओके, चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं एटम. पहले हम जानेंगे कि एटम होता क्या है. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट. मतलब अगर हम किसी एलिमेंट को कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहे ना, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहां उसको और फर्दर कोई पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते. तो उसी जो पार्टिकल्स जो और डिवाइड नहीं हो सकता है, यानी कि इंडिविजिबल है, वही होता है एटम. ये जो वर्ड आया है ना एटम, ये बेसिकली आया था ग्रीक वर्ड एटोमिया से. बहुत पहले का कंसेप्ट है ये, जिसका मतलब होता है अनकट, यानी जिसे फर्दर कट नहीं कर सकता है, और नॉन डिविजिबल, यानी और डिवाइड नहीं कर सकते. मतलब एटम लास्ट एक पार्टिकल्स है जिसे और सब पार्टिकल्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, अभी इस एटम के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, लाइक न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, अब देख सकते हो, मान लो कि एक बिल्डिंग है. ठीक है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो बेसिकली ब्रिक होता है. तो जो ब्रिक है वो टोटल बिल्डिंग को बनाया है. तो बिल्डिंग की जो ब्रिक है उसे हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये हो गया उसका फंडामेंटल एलिमेंट. ठीक है, तो वी कैन कंसिडर द ब्रिक एज एटम. क्लियर? अभी जो वर्ड एटम है ना, ये एंशिएंट फिलोसोफर जैसे डेमोक्रिटस ने बोला था कि मैटर इनडिविजिबल होता है, पर उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है वो नहीं था, क्योंकि टोटली एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था उस टाइम पर. ठीक है, अभी मॉडर्न साइंसेस जैसे जैसे डेवलप होते गया, तो वैसे वैसे जो मॉडल्स है ना एटम की, जो मॉडल्स है वो भी डेवलप होता गया. अभी जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो मॉडल है ना, वो एक्चुअली क्वांटम के ऊपर बेसिस करके होती है. तो आगे हम जानेंगे, पर आज हम बेसिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. तो सेकंड टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो 1808 में दिया गया था. ये जो एटॉमिक थ्योरी है ना, ये सबसे मॉडर्न साइंस के फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी है, जो जॉन डाल्टन ने दिए थे. ठीक है, उस टाइम तक कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कोई कंसेप्ट नहीं था. डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने मैटर का एटॉमिक लेवल पर समझाया. इसमें कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स है, जो सारा मैटर टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स से बना है, उसे कहते हैं एटम. ठीक है, सेकंड पॉइंट है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज. मास एंड प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई एलिमेंट के सबसे छोटा टाइनी माइन्यूट इंडिविजिबल पार्टिकल जो है ना, वो एटम है. ठीक है, तो उसका जो छोटा जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट के लिए
एक एटम जो है वो सिमिलर है, दूसरे एलिमेंट के लिए इसका जो एटम है ना वो अलग है। मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स सिमिलर एंड डिफरेंट एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट। तो बहुत ही कॉमन एक बात हो गई है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पर आते हैं, जो एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हम उठा ले, लाइक मान लेते कि H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको अगर हम जहां पर ये दो हो गया रिएक्टेंट, एंड जो भी प्रोडक्ट बनेगा ना, इस प्रोडक्ट में कहीं से भी कोई अलग कोई जो एटम है, लाइक मान लो कि नाइट्रोजन का, ये नहीं बन सकता, एमोनिया नहीं बन सकता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनेगा ना ये रीअरेंज होकर ही बनेगा। मतलब इन दोनों में ही कोई अरेंजमेंट चेंज होगा, ठीक है, फिर बनेगा। सो यहाँ पर कोई भी नए एटम क्रिएट नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन से ही कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते, मतलब इसमें से पूरे की पूरे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंसेप्ट है, मतलब मान लो कि हाइड्रोजन पूरा डिलीट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं पर भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजन से भी बन सकता है, ठीक है। जितने भी एटम्स प्रेजेंट है एंड जितने भी नंबर में प्रेजेंट है वो सब इसमें क्रिएटेड होगा, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। यानी कि जो H2O है ना, इसमें आप मान लो कि जो H2 है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम से बना है, ठीक है। तो ये टोटल जो कंपाउंड है ना, एक कंपाउंड एक सिंपल होल नंबर ऑफ रेशियो में बना है, लाइक 2:1, जहां पर 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं देखोगे कि जहां पर H.1.5 ऑक्सीजन 7.2 डेसिमल में नहीं है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है एटम्स कंबाइन सिंपल होल नंबर रेशियोज, ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड्स। हमेशा वो होल नंबर रेशियो पर ही कंबाइन करेगा, ठीक है। इन केमिकल रिएक्शन एटम्स इज रीअरेंज, नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स अपने वापस में ना रीअरेंज करते हैं, ठीक है। जो भी जो प्रोडक्ट्स है ना उसको फॉर्म करने के लिए वो रीअरेंजमेंट करके ही फॉर्म होता है। ऐसा नहीं कि कोई डिलीट हो गया, कोई नहीं, एक मॉलिक्यूल्स एटम्स हम बाहर से इंपोर्ट करके ले गए। अगर उस रिएक्शन मीडियम में कोई अनदर ऑफ एटम की प्रेजेंस ना हो तो जितने भी रिएक्टेंट्स है ना वो ही अपने आपस में रीअरेंज करके उसका जो प्रोडक्ट है फॉर्म करेगा, ठीक है। ये था जो बेसिक पोस्टुलेट्स जो डाल्टन ने दिए थे, ठीक है। पर जो डाल्टन की जो थ्योरी है ना इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। ये जो थ्योरी है ना ये कुछ लिमिटेशन के साथ ही आई थी। लाइक जैसे उन्होंने बोला कि एटम्स इंडिविजुअल है, पर बाद में हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे। ऑल्सो आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स उसके कोई थ्योरी का कोई वायलेट करता है, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर। सो डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी कई हद तक सही था, पर इन एडवांस ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो एटम को और हम फर्दर डिवाइड करते, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक मॉडल है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव जो न्यूक्लियस को रोटेट कर रहा है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जो ऑरेंज एंड ग्रीनिश कलर में है वो एकदम न्यूक्लियस है, ठीक है, वो एक साथ है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो बेसिकली 3 है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अभी हम जानेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। पहले हम एक्सपेरिमेंट जो सेटअप है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपको पिक्चर शो हो रहा है शायद, ठीक है। तो इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है। एक जो ग्लास ट्यूब है ना, इसके दोनों एंड्स पर मेटेलिक प्लेट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड एंड अनदर जो रेड कलर की दिख रहा होगा आपको ये एनोड है, ठीक है। कैथोड जो नेगेटिव, क्योंकि ये जो बैटरी है ना
हाई वोल्टेज यहाँ पर लिखा हुआ है बैटरी, बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका जो कैथोड है ना नेगेटिवली चार्ज है। एंड अनदर पोर्शन जो रेड कलर की साइड से कनेक्टेड है, जो पॉजिटिव साइड से बैटरी के कनेक्टेड है, सो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। एंड ट्यूब के अंदर लो प्रेशर है एंड हाई वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। अभी इसका जो रिजल्ट है, कैथोड से निकली एक ग्रीनिश ग्लो वाली बीम जो एनोड की तरफ गई है बहुत ही तेजी से, ठीक है, इसे बोला गया था कैथोड रेज। अभी हम जानेंगे कि क्यों इस वैक्यूम पंप से इसके अंदर की जो प्रेशर है ना इसको मिनिमाइज किया गया। इसका पीछे तो कोई कारण होगा। एंड वोल्टेज क्यों हाई ही रखा है, इसके पीछे जो रीजन है ना, अगर हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर में जो गैस है वो कंडेंस्ड होगा। अगर कंडेंस्ड गैस प्रेजेंस है तो इफ जो नेगेटिवली चार्ज कैथोड है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हुआ आ रहा था, ठीक है, तो इस गैसियस जो पार्टिकल्स है, कोई भी गैसियस पार्टिकल्स है, तो ये पहले तो इससे टकराएगा, उसके बाद इसको आयनाइज करने के बाद इसके जो आउटर मोस्ट सेल है ना, उससे भी इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकलेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन इसने आयनाइज करके निकाला है ना, तो वो फार्दर कहीं जाकर फिर और एक गैस से टकराएगा और फिर उसको आयनाइज करेगा। तो एक्चुअली ना स्कैटर्ड तरीके से डेवलप होता जाएगा। लाइक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो अभी अभी अपने मोमेंटम को गेन किया था, ठीक है, वो अपने मोमेंटम को किसी और एक गैसियस पार्टिकल से टकराकर वो अपना जो मोमेंटम उसको दे रहा है, ठीक है। इलास्टिक कोलिशन एंड नॉन इलास्टिक कोलिशन दोनों ही हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो हमारे जो रिजल्ट हमें एक्यूरेट जो चाहिए वो नहीं मिल सकता था, क्योंकि गैसेस जो आयंस है वो बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड हो सकता था, तो जो स्कैटर्ड होता। तो इसके लिए जो यहाँ पर जेडएनएस की जो एक कोटिंग लगाया गया ना, तो इसमें स्ट्रेट लाइन पर हमें कोई भी लाइन नहीं दिखता। तो गैस को इसीलिए हमें लो प्रेशर में, यानी कि गैस को प्रेशर जो है ना उसको हमें मिनिमम करना पड़ा, क्योंकि जो गैस है ना उसका जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर रह सके। लाइक मान लो कि एक गैसेस पार्टिकल यहाँ है, एक गैसेस पार्टिकल यहाँ है। गैसेस पार्टिकल तो रहना है क्योंकि उसको आयनाइज करेगा, तो फिर ना इसमें जो कैथोड जो इलेक्ट्रोड है ना, इससे इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो गैसेस पार्टिकल से टकराएगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये दोनों साथ मिलकर इधर जाकर इस एनोड की इस जो गैप है ना इससे पार होकर यहाँ पर जेडएनएस की जो कोटिंग है यहाँ पर लुमिनेट करेगा। तो फिर हमें पता चलेगा कि ये है इलेक्ट्रॉन की बीम। इसीलिए इसको लो प्रेशर में रखा जाता है, क्योंकि गैस आयोनाइज ना हो सके ज्यादातर। और हाई वोल्टेज पर क्यों रखा गया, क्योंकि इसका जो मोमेंटम है ना ये सही तरीके से मेंटेन हो। मान लो इलेक्ट्रॉन्स को मीन फ्री पाथ मिल सके, इसीलिए इसको हाई वोल्टेज में रखा गया। एंड जो ट्यूब है इसको एकदम मिनिमाइज प्रेशर में रखा गया, ठीक है। एक हो गया मीन फ्री पाथ, सेकेंड हो गया गैसियस आयन के आयनाइजेशन रिड्यूस हो सके, स्कैटर्ड ना हो, ठीक है। इसीलिए इस दो रीजन को यहाँ पर दिया गया है। अभी यहाँ पर कुछ ट्यूब की प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि ए है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, दे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे पता चला, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई भी शेप का एक मान लो यहाँ पर मैं टी शेप का एक स्ट्रक्चर डेवलप कर रही हूं, तो उसका जो इमेज है ना ये इस कोटिंग पर एकदम सिमिलर बनता है। सो इससे पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है ना स्ट्रेट लाइन पे चलता है, ठीक है। दे पोजेसेस द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की किस तरीके से पता चला कि मान लो
कि अगर हम यहाँ पर एक थिन लेयर जो माइका की बनी हो, ठीक है, उसका अगर कोई पैडल हम यहाँ पर डेवलप करते हैं ना, तो उसको रोटेट कर देता है, ठीक है। तो इसको अगर रोटेट करने के लिए पॉसिबल है ना, तो इसमें कोई तो काइनेटिक एनर्जी है जो इसको रोटेट करवा रही है, मास प्रेजेंट है, इसका मतलब कोई तो मास प्रेजेंस है, ठीक है। सेकेंड, दे आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहा गया था, कॉर्पास्कल्स कहा गया था, उसके बाद इसका नाम इलेक्ट्रॉन्स आया, ठीक है। दे आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रॉन फील्ड। लाइक अगर एक ट्यूब है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव एंड यहाँ पर नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन फील्ड क्रिएट करते हैं, तो जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना एनोड की तरफ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स डेविएट होकर पॉजिटिव की साइड डेविएट हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट कर जाता है, ठीक है। ऑल्सो दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूसेस फ्लोरेसेंस। मतलब यहाँ पर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी हम जनरेट करें ना, तो ये भी डेविएट करता है, कि वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं रहता, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की एक इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। एंड दे प्रोड्यूस द एक्सरेज। अगर हम यहाँ पर कोई भारी लाइक टंगस्टेन, मोलिब्डेनम, इस टाइप की कोई अगर मेटल यहाँ पर रख देना, तो ये इसको आयोनाइज कर देता है एंड एक्सरेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। इस सेटअप से, इस एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम निकल के आता है वो होता है, ऑन चेंजिंग द गैस or the electrode material, the properties of the cathode rays remain unchanged. This is a very much important line हो गया, क्योंकि अगर मान लो कि इस ट्यूब में जो कैथोड है ना, वो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, तो इसमें जो गैसियस पार्टिकल्स है उसको तो पहले आयोनाइज कर रहा है, ठीक है। फिर इसका जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल से इसने निकाला है, उसके साथ मिलकर ये जाकर एनोड के ऊपर टकरा रहा है, ठीक है। तो जो गैस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकाला है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है, तो गैस भी तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पर जो इलेक्ट्रॉन्स में इसके जो आउटर मोस्ट सेल से इसके जो पार्टिकल्स को इसने निकाला है ना, वो एकदम सिमिलर है। इसके गैस के ऊपर कोई असर नहीं है कि कौन सी पार्टिकल की आप गैस ले रहे हो, हाइड्रोजन ले रहे हो, नाइट्रोजन ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन सी टाइप के मेटल की आप कैथोड ले रहे हो, वो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली कैथोड रेज जो है ना, वो गैस के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। सेकेंडली, एक कैथोड कौन सी मटेरियल से बना हुआ है, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर द फंडामेंटल थिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में कैथोड रेज का यही फंडामेंटल थिंग है, ठीक है। ही नेम्ड देम कॉर्पस्कल्स, देन लेटर इलेक्ट्रॉन्स। पहले इसका जो नाम था ना वो कॉर्पस्कल्स था, देन इसको इलेक्ट्रॉन से नामांकित किया गया है। उसके बाद ही डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो, जो E/m से डिनोट किया जाता है। इसका जो रेशियो है ना 1.7588 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, जिसे हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। वही है जो चार्ज बाय मास का रेशियो, ठीक है। अभी इस जो मिलिकन है ना, मिलिकन अनदर एक साइंटिस्ट है जिसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज वो डिस्कवर किए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना वो आया था -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। E/m का डिजिट आपको याद रखना है,
एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि फर्दर जो मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट्स होगा या न्यूमेरिकल की क्वेश्चन हो जाएगा ना तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा वहां पर। तो जो डिजिट है ना ये आपको बहुत अच्छे तरीके से विथ यूनिट याद रखना है। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पर। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है इसको डिस्कवर किए थे गोल्डस्टेन जो भाया कैनल रेज यानी कि पॉजिटिव रेज। इस जो रेज का नाम है ना इसको एनोड रेज, कैनल रेज, कलर्ड रेज एंड पॉजिटिव रेज, इस चारों नाम से जाना जाता है। प्रोटॉन को जो डिस्कवर करने के लिए जो सेटअप है, एक्चुअली पहले तो हम उस सेटअप को देख लेते हैं। ठीक है, ये जो सेटअप है ना सिमिलर ही है, पर यहाँ पर जो प्रेशर है ना ये प्रेशर को 10⁻⁻⁴ mmHg पर रखा जाता है, जहां पर वो पहला वाला जो सेटअप जो इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करने के लिए किया गया था वो बहुत ही लो प्रेशर में था, जो 10⁻³ mm/Hg पर रखा जाता था। ठीक है, तो सिमिलर ही है, पर यहाँ पर परफोरेटेड एनोड के यूज किया जाएगा, जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड है ना, कैथोड इससे गुजर कर आएगा। यहाँ पर भी एक लुमिनेंस टाइप का कुछ लेयर लगाया जाएगा जहां पर पता चले कि यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव रेज आ रहा है कि नहीं। अब इसका जो डायग्राम है ना बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जब भी कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड की तरफ भागता था तो यहाँ पर कुछ जो गैसियस पार्टिकल्स है ना उसको ये आयोनाइज कर लेता था। आयोनाइज का मतलब क्या है कि इसका आउटर मोस्ट सेल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल देता था और उसको साथ लेकर एनोड के ऊपर वार करता था। ठीक है, तो वो जो गैस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर चला गया, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर गया है ना वो तो इसमें गैस में डेफिसिट हो गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस पार्टिकल्स है वो तो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ भागेगा। लाइक यहाँ पर कोई गैसियस पार्टिकल्स जो है ना इलेक्ट्रॉन इसको जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो गैसियस पार्टिकल्स को बीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन्स को निकलकर ये दोनों E+E निकलकर इस एनोड को टकराया। ठीक है, पर जो मोटा वाला जो गैसियस पार्टिकल्स है ना ये तो इस साइड नहीं जाएगा क्योंकि तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। देखो, तो पॉजिटिवली चार्ज जो पॉजिटिवली चार्ज है वो तो खुद दूसरे को रिपल्स करेगा क्योंकि सेम चीज को लाइक नहीं करता है। ठीक है, अनदर चीज जो है ना उसको लाइक करेगा, लाइक पॉजिटिव डिसलाइक्स पॉजिटिव, नेगेटिव डिसलाइक्स नेगेटिव, ये दोनों आपस में रिपल्स करेगा। वहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, एक बेसिक फंडामेंटल थिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैसियस पार्टिकल है ना वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस पार्टिकल अभी नेगेटिवली चार्ज जो कैथोड है ना इसकी तरफ भागेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा परफोरेटेड यानी कि होल किया गया था, तो पता चला कि ये भी यहाँ से निकलते हुए बाहर इस टाइप यहाँ पर आकर कुछ इमेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लुमिनेट हो रही है। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा जो कैनल है ना इस कैनल से गुजर के आकर आ रहा है, इसके लिए इसका नाम कैनल रे पर गया। ठीक है, और एनोड से माना गया कि इसका एनोड से पहला वाला जो कैथोड रेज है ना तो नेगेटिवली चार्ज था, अभी ये पॉजिटिवली चार्ज है इसीलिए कैथोड की तरफ जा रही है, इसीलिए इसको एनोड रेज भी कहा जाता है। ठीक है, और कलर रेज क्यों? क्योंकि एक कलर शो करता था, क्योंकि गैसेस पार्टिकल जो है ना लाइक एक पर्टिकुलर एक गैस अगर कुछ गैसियस पार्टिकल्स को आयोनाइज किया जाए ना तो कलर शो करता है। ठीक है, अपना कंप्लीमेंटरी जो कलर है ना उसको शो करता है, तो इसलिए इसको कलर्ड रे भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर कर लेते हैं, एक सेकेंड। इन सिंपल लैंग्वेज ये मेटल प्लेट जो कैथोड है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन E- निकलकर, एक सेकेंड, एक गैसियस पार्टिकल है। ठीक है, इसको टकराया, एंड यहां से अनदर इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर निकाला
एंड ये दो इलेक्ट्रॉन, इसके मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो E माइनस जो मेटल की है एंड E स्टार जो गैस की है, ठीक है। ये दोनों साथ जाकर यहाँ पर एनोड पर स्ट्राइक किया, ठीक है। तो इस गैस से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल आ गया है ना, तो गैस हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो यही गैस अभी जो रे की, जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो है ना, उसकी उल्टा साइड ये फ्लो करता है। जो अगर इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज तो इस साइड जा रहा था, बट एनोड रेज जो है ना इससे उल्टा, ठीक है। तो इस साइड फ्लो हो रहा था। तो जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था उस दौरान इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी तो किया गया, पर वहां पर कुछ लाइक कलर्ड लाइंस जैसे इस साइड पर भी आ रहा था। तो फिर फर्दर इसको डेवलप किया गया एंड कैनल रेज को डिस्कवर किया गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो कैनल रेज है, एनोड रेज है ना, वो डिस्कवर्ड बाय द यूगेन गोल्डस्टाइन इन 1886 व्हाइल स्टडीइंग द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन गैस ट्यूब्स, ठीक है। He observed positively charged rays moving in the opposite direction to the cathode rays. हमने अभी क्या सीखा कि अगर एनोड रेज जो कैथोड रेज था ना वो इस साइड भाग रहा था एनोड की तरफ, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो गैसेस आयंस है वो उल्टा भाग रहा था क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। These rays came from the positive ions of the gas inside the tube. पहले अभी हमने जाना कि गैसियस आयन को, गैस को इसने पहले आयनाइज किया, जो मेटल प्लेट से निकलते हुआ आया, उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, फिर जाकर एनोड को टकराया। तो गैस से इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सो ये जो गैस है ना वो एक्सपेरिमेंटल जो ट्यूब है ना उसके अंदर ही तो प्रेजेंट है, बाहर से तो हमने कहीं पर यहाँ पर दिया नहीं है। तो जो रेज है ना कम मतलब निकल रहे हैं ना, तो पॉजिटिवली आयंस जो आता है वो गैस से ही आता है जो ट्यूब में ही है, ठीक है। अभी इसके और कई सारे जो प्रॉपर्टीज है ना वो है, अभी हम जानेंगे प्रॉपर्टीज। लाइक यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं अभी यहाँ पर राइट डाउन कर रही हूं, ठीक है। लाइक दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड। नाउ सेकेंड, ओरिजिन है इसका गैसियस, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। द डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले जो जब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी को देख रहे थे ना, तब वो गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, एंड वो फंडामेंटल थिंग था। एक जो गैस का जो यहाँ पर था ना, जो फंडामेंटल थिंग है ना एक कैथोड रेज की, वो एक इलेक्ट्रॉन, एंड वो गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, एंड ना ही कि जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किया वो कौन से मेटल से बना हो, ठीक है। चाहे आप वहां पर लोहा ले लो, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था इसको, ठीक है। पर वही चीज अगर आप प्रोटॉन के ऊपर करते हो तो डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो गैस है ना, मान लो कि ये जो गैस है नाइट्रोजन की गैस है, ठीक है। तो अगर इसको आयोनाइज करोगे तो ये आयोनाइज 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। बल्क अगर इसका मास ज्यादा हो तो इसका जो आयोनाइजेशन है ना उसके ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड कर सकता है। लाइक नाइट्रोजन की जो गैस है वो ऑक्सीजन की गैस के आयोनाइजेशन से सिमिलर नहीं होगा, तो गैस की डिफरेंस होता ही ना। तो इसका जो कैथोड कैनन रेज का जो इम्पैक्ट है ना ये भी चेंज हो जाता है। गैस के चेंज होता है, कैनल रेज का जो प्रॉपर्टीज है ये भी चेंज होता है। सो ये हाईली डिपेंडेबल है, ठीक है। अभी जैसे हमने पिछले लेक्चर में इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर जाने कि लाइक
स्पेसिफिक चार्ज जो E/m था, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज जो E/m था वो 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी जो इलेक्ट्रॉन के लिए था, ठीक है। वही E/m जो है वो प्रोटॉन से अगर करते हैं ना तो ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग मिलता है, ठीक है। सो E/m जो चार्ज बाय मास रेशियो है actually depended on the nature of gas, ठीक है। अभी एक नई टॉपिक लाइक हाउ दिस रिलेट्स टू द प्रोटॉन, यानी कि अगर इस गैस इस ट्यूब में, डिस्टर्स ट्यूब में अगर हम ठीक है नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज, अगर डिस्टर्स ट्यूब में हम बस ओनली हाइड्रोजन गैस को अगर कंसीडर करें, ठीक है, तो इसके हिसाब के लिए क्या होगा, ठीक है। पहले तो हम जान लेते हैं जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये सबसे लाइटेस्ट गैस है क्योंकि इसका मास जो है ना ये बहुत ही कम है, एंड इसके अंदर बस एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेचारे के पास। और जब इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से निकल के आएगा तो ये बेचारा इस अकेले इलेक्ट्रॉन को भी लात मार के भागा के बाहर निकल देगा, तो ये जो बस है ना H, ये बस आयनाइज्ड हो गया, तो इसका तो और ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो इसका जो मास है ना ये बहुत ही लाइट है, तो इसका जो E/m रेशियो है ना ये सबसे स्मॉलेस्ट है, और किसी भी गैस से इसका जो E/m रेशियो है ना बहुत ही स्मॉल है क्योंकि मास जो है ना ये बहुत ही कम है, तो इसका जो रेशियो आता है ये बेसिकली 1.625 इंटू 10⁻27 kg होता है, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन की E/m से लगभग 837 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। जो आप देख सकते हो, so when hydrogen gas was used in discharge tube, the canal rays contain positively charged particles with the smallest mass possible, ठीक है, पहले हमने डिस्कस कर लिया इसको। These particles had the same charge but the mass nearly 836 times that of an electron, जो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। These were identified as the hydrogen nuclei which we will call protons। इसी हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई, जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है ना, इसी को ही हम प्रोटॉन कहते हैं, इसी को ही हम प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। सो जो कैनाल रेज है, अगर उस एक्सपेरिमेंट में हम हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आयनाइज्ड होकर जो रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट जो पॉजिटिवली चार्ज जो कैनाल रेज है ना, एक्चुअली हाइड्रोजन, आयनाइज्ड हाइड्रोजन नहीं है, तो वो आयनाइज्ड जो हाइड्रोजन है ना वही एक्चुअली प्रोटॉन्स है, ठीक है। समझ में आया आपको? ओके ना, कंट्रीब्यूशन पर आते हैं। गोल्डस्टीन डिस्कवरी जो 1886 में किया गया था, सोर्स्ड the existence of the positively charged particles named canal rays, and further Rutherford ने proved that the hydrogen nucleus in the canal rays is a fundamental constituent of all atoms and named it the proton। ये जो Rutherford है ना ये बहुत ही अमीर थे, ठीक है। एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो ये गोल्ड
फॉइल लेकर किए थे और इसका खुद का एक शॉप था, वर्कशॉप था, तो जहां पर एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स लाइक करते थे, ठीक है। तो इसीलिए वो पॉसिबल था इनके लिए उस टाइम पर। लाइक अब देख सकते हो 1917 1919 के हिसाब में इतने टाइम में एक जो प्रोटॉन का जो सेटअप है इसको डेवलप कर दिया था, ठीक है। और इन फ्यूचर वी विल डिस्कस अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अभी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में हम क्या जानेंगे। जो न्यूट्रॉन है ना, अगर हम बेरिलियम, इसका सिंपल एक रिएक्शन है, हम यहां पर लिख देते हैं, एक सेकेंड। अगर बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल जो एक हीलियम एटम की सिमिलर है, ठीक है, उससे बॉम्बार्डमेंट करने के वजह से एक Chadwick bombarded the beryllium with alpha particles जो एक हीलियम से सिमिलर है, रिलीज ए न्यू काइंड ऑफ न्यूट्रल रेडिएशन। जो रेडिएशन हुआ है ना, न्यूट्रल हुआ है, क्योंकि बेरिलियम को अगर अल्फा पार्टिकल से हम बॉम्बार्डेड करते हैं तो कार्बन जो 12 है ना उसको प्रोड्यूस करता है, एंड एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो प्रोड्यूस होता है वो एक न्यूट्रॉन, ठीक है। He showed these were the uncharged particles, and जो न्यूट्रॉन है ना इसमें कोई चार्ज नहीं है, and with a similar mass similar to the protons। जो इसका जो मास है ना, बस इसमें कोई चार्ज नहीं है पर इसमें मास है जो प्रोटॉन की मास से सिमिलर है, ठीक है। He named them neutrons, completing the basic model of the atom, protons, neutrons and electrons। अभी इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने की वजह से ना अभी जो एक कंफ्यूजन था, एक एटम का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, आगे जाकर हम जानेंगे कि एटॉमिक मास क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। एटॉमिक मास है ना वो एक्चुअली क्यों डिफर करता है। एक्चुअली न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन, जब न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं है ना तो उस कंसेप्ट को हम यहाँ पर लेते हैं, एंड बाहर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा ना वही उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आउटर टोटल सेल में प्रेजेंट होगा, नहीं तो करंट लगेगा ना, ठीक है, तो करंट तो नहीं लगता है, तो इसीलिए बैलेंस हो जाता है, चार्ज जो है ना बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो मास है, तो इंडिविजुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन्स, इसको अगर हम सम कर देते हैं, इसका जो रिजल्ट है ना ये एक्चुअली एटॉमिक मास होना चाहिए था, पर ये नहीं हो रहा था। पर आफ्टर डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, ठीक है, इसमें तो कोई चार्ज तो नहीं है, पर क्यों थोड़ा बहुत डेविएट कर जाता है टोटल एटॉमिक मास से, इन दोनों का सम जो है ना एटॉमिक मास क्यों डेविएट कर जाता है, तो न्यूट्रॉन के डिस्कवर होने के बाद एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया था, ठीक है। अभी आते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार के ऊपर, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है ना वो Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो एक्चुअली एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स किस सिमिलर होता है। पहले हमने बोला कि अगर कोई न्यूक्लियस, जैसे मान लो कि एक एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, इसमें सेंटर में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर मैंने एक डायग्राम तो दिया था, हाँ, तो इसमें आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज टू पार्टिकल्स नेम्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिसाइड कर रहे हैं न्यूक्लियस में, तो जहां पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन की संख्या जितना भी हो, लाइक यहां पर मान लो कि ऑक्सीजन की 8 है, ठीक है, तो प्रोटॉन्स जो है ना ये भी ऑक्सीजन की 8 है, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो भी 8 है, यानी कि कोई भी एक एटम में जितना अमाउंट ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उतना सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होता है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में नहीं, जैसे कि आयोनाइज कर दिया था, इलेक्ट्रॉन्स बाहर लेकर चला गया और गैसियस मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, क्योंकि वो उसको नॉर्मल कंडीशन में नहीं रखा। नॉर्मल कंडीशन में ना वो बैलेंस्ड ही था, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जितना अमाउंट ऑफ प्रोटॉन से एक एलिमेंट पे उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है एक्चुअली जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस में
वही होता है एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एज इक्वल, सो एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जितना भी अमाउंट, लाइक वहां पर हमने एक एग्जांपल ले लिया था जो 8 है, तो 8 हो गया जिसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। इससे पता चलता है कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। वहीं पर मास नंबर जो है वो है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस में। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है एक साथ न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स अगर 4 है एंड न्यूट्रॉन्स अगर 2 है ना, तो इसको टोटल करने के बाद जो 6 नंबर आता है ना, यही होता है एटॉमिक मास, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक मास, ठीक है। जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एंड आइसोटोप क्या है? सेम जेड बट डिफरेंट है। व्हाट डज इट मीन? मतलब इसका जो एटॉम आइसोटोप मतलब कार्बन 13 एंड कार्बन 12, ठीक है। इसका जो जेड है ना, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना, ये सेम है, ठीक है, सेम है। पर इसका जो एटॉमिक मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास है ना, वो डिफरेंट है। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 12 है, यानी कि न्यूट्रॉन की डिविएशन हो रही है। मतलब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तो एक एटम में तो सेम होता है, तो यहाँ पर कौन सी चीज जो इसको डिफर कर रही है वो है न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सब सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो 6 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हो कोई एटम में, तो एंड आइसो जो मास नंबर है ना, वो एक्चुअली तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। एंड वहीं पर एटॉमिक नंबर जो है ना, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर तो सेम हो गया। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा है इसी वजह से, या फिर कम है इसी वजह से आइसोटोप्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो सेम जेड बट डिफरेंट है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोजन के लिए नॉर्मल हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, ठीक है। वहीं पर आइसोबार जो है ना, आइसोबार जो है वो डिफरेंट मास, मतलब यहाँ पर सेम आइसोबार जो है सेम ए होता है बट डिफरेंट जेड होता है, ठीक है। मतलब जो इसका बार है ना, मतलब मास है ना, वो सेम होता है, पर इसका जो एटॉमिक नंबर है ना, वो डिफरेंट हो जाता है। लाइक कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14, इसमें आप दो देख सकते हो ये सेम है, यानी कि एटॉमिक मास सेम है, पर ये जो 6 है एंड 7 है, मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है ना, ये डिफरेंट है, ठीक है। इसी वजह से ये होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है ना, डिस्कवर्ड बाय द चैडविक व्हेन बेरिलियम इज बॉम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूसिंग द न्यूट्रॉन पार्टिकल्स, ये तो हमने जाना है अभी। एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज इन द स्लाइटली ग्रेटर मास देन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन से ज्यादा अमाउंट में, थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रॉन्स के पास जो मास है ना, वो ज्यादा होते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो चीज सीखा, ठीक है, उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो आज हमने सीखा एटम क्या होता है, डाल्टन्स थ्योरी, एटम की जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसका डिस्कवरी देखा। उसके बाद एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसोटोप्स एंड आइसोबार के बारे में जाना, ठीक है। तो होप ऑल दिस थिंग क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर एटॉमिक मॉडल्स। तब तक के लिए आप अपनी नोटबुक में समरी लिख लीजिए एंड डिस्कवरीज के लिए और साइंटिस्ट के नेम याद करके रखिए एंड इसको बार-बार रिवीजन करते रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।